उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में हम लोग ऐसे ऐसे बातों को शामिल करेंगे जो बातें सभी सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करते हैं। ओके सर? ओके। तो यहाँ मेरे सामने मेरे मित्र बंधु बैठे हैं और इनसे डिस्कशन के दौरान ही हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई वो नहीं होता है जो सिर्फ किताबों से होती है। पढ़ाई वो भी होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली बात सर कि मैं जानना चाहूँगा कि इतिहास पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इस इतिहास के पीछे क्या वजह है रही है, इस धरती का क्या इतिहास रहा है, इन सभी बातों को जानेंगे, समझेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि सबसे बुद्धिमान प्राणी धरती पे या ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड का तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में हम लोग को खुद आइडिया नहीं है। क्योंकि हम लोग आए दिन सुनते हैं कि कहीं किसी ग्रह पे एलियन भी रहते हैं। तो उन बातों के बारे में क्या जिनके बारे में आइडिया ही नहीं है। एक छोटी सी बात होगी कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे होती है, पृथ्वी कैसे बना, या ये सोलर सिस्टम कैसे बना है उसके बारे में। तो जैसा कि सर ने बताया अभी, मेरी सर से बात हो रही थी कुछ देर पहले, तो सर बता रहे थे कि एक लेमेंटर करके, जी लेमेंटर करके व्यक्ति थे, जॉर्ज लेमेंटर। उन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी दिया था जिससे पता चला कि ग्रह कैसे बने, महाविस्फोट सिद्धांत क्या था उसके द्वारा। जैसे हम लोग बात करें सर कि एनर्जी का कंसंट्रेटेड फॉर्म, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा कहीं इकट्ठा होता है तो उसके द्वारा फोर्स क्रिएट होता है, उसके द्वारा प्रेशर जनरेट होता है। दो क्वांटिटी का नाम लिया है मैंने, फोर्स और प्रेशर, यानी बल और दाब। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि बल क्या है, दाब क्या है। जो भी टर्म आएगी उनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि आज के बाद जो भी बच्चे इस सेशन को देखें उनका कोई डाउट नहीं रहे। बस मैंने किसी चीज़ को धक्का दिया या मैंने किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचा, तो वो क्या है, एक फोर्स के द्वारा एक क्रिया संपन्न हुई। यानी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स या किसी में धक्का देने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए होता है। यही फोर्स कभी कभी हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि एफ एस कॉस थीटा लिखा करते हैं कभी कभी, और कभी लिखते हैं एफ इंटू एस। यानी फोर्स अप्लाई करने पे वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है, वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होता है। तो अगर मेरे पास कोई वस्तु है, सपोज ये मेरे पास वस्तु है और इस पे मैंने कोई वस्तु रखा है, सपोज मेरे पास यहाँ चार्जर दिख रहा है, तो इस पे रखा गया है इस चार्जर। ओके, अब मैं इसको धक्का दूँ तो इधर जाएगा या इसको खींचूंगा तो इधर आएगा। ओके, तो एक तो नेचर हुआ फोर्स का पुलिंग और पुशिंग, जनरली दो ही होता है। बट इसमें मैं जब इसे फोर्स अप्लाई किया तो मेरा इसके साथ जो एंगल था वो 180 डिग्री का था, है ना, 180 डिग्री का था। अगर मैं इसको किसी धागे के द्वारा बांधा होता तो धागा वस्तु के लेवल से हो सकता है कि ऊपर हो, तो एंगल पे खींचा जाएगा उसको। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वहाँ से एक आता है कि इसका कंपोनेंट निकाल लीजिए, वैसा तो उतना डिटेल में नहीं करेंगे हम लोग। तो सिर्फ ये समझना है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स एक क्रिया है जो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाती है। ओके, फिर आया था एक शब्द प्रेशर, यानी बल, बल के द्वारा जो परफॉर्मेंस हुआ है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम लोग प्रेशर कहते हैं। जैसे मैंने ऐसे खुद को मारा, मैंने ऐसे मारा तो ऐसे लगा,
मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे पिंच करता ये, तो नाखून मेरा यहाँ से कट्स कर देता। तो फोर्स मैं दोनों में सेम ही अप्लाई कर रहा हूँ, बट ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और ये उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है ना। तो इसमें प्रेशर कहाँ जनरेट हुआ, फोर्स सेम फोर्स पे जब कम एरिया पे लगेगा तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। ओके, अगर वही फोर्स ज़्यादा एरिया पे लगेगा तो कम प्रेशर जनरेट होगा। ओके, तो कहे हम लोग कि इस एरिया पे जो फोर्स लगा तो कितना इकाई क्षेत्रफल था। अगर इतना एरिया था तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था। और जब वही एरिया घट गया, जब 1 यूनिट एरिया हो गया, उस पर फोर्स लगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले फोर्स को हम लोग कहते हैं प्रेशर। इन इंग्लिश इट इज प्रेशर इज द क्वांटिटी विच इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। ओके, अब यहाँ बात हो रही थी एनर्जी की, प्रेशर कैसे जनरेट हुआ और एनर्जी विखंडित अवस्था में थी। एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज करती है ना। तो सर आप बताएं, डिफाइन करें कि एनर्जी किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होती है या ऊर्जा किसे कहते हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग का डिस्कशन लंबा चलेगा जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। गुड, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब कोई कार्य संपादित हो उसके लिए एनर्जी का होना नितांत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही आकाश में क्या हुआ कि बहुत सारे गैसेस के गोले बने, और जब गैसेस के गोले बनेंगे तो हो सकता है कि उन गैसेस में कुछ डस्ट पार्टिकल भी कहीं से उड़ के आए हों। जैसे भी क्लाउडिंग का जो कंसेप्ट होता है, तो क्लाउड्स बनते हैं तो कहीं से डस्ट पार्टिकल भी उसमें जाते हैं। अब वो जब विस्फोट हुआ तो अलग अलग जगहों पे जा करके उन क्लाउडिंग का, उन ठोस पदार्थों का इकट्ठा होना शुरू हो गया, और उनमें से ही एक जो ग्रह बना वो है पृथ्वी। जब पृथ्वी बना तो कहा जाता है कि पृथ्वी पे जब मानव की उत्पत्ति हुई तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। हम लोग देखते हैं कि अगर अपने घर से कहीं रिलेशन में चले जाएं या कहीं घर को 10 या 15 दिन के लिए छोड़ दें, और गलती से हम लोगों ने पानी कहीं खुले में ऐसे छोड़ दिया या पानी कहीं मतलब बर्तन में रख के छोड़ दिया, तो जब वापस आएंगे 10 या 15 दिन के बाद तो पानी में कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, छोटी छोटी फुंदियाँ लग जाती हैं, है ना। यानी जल से जीवों का निर्माण होता है, फफूंद के तौर पे या छोटे छोटे बैक्टीरियाज के फॉर्म में, जीवाणुओं के फॉर्म में। तो अब हुआ क्या कि धरती पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी अमाउंट में हुआ करते थे, और वही सबमर्ज होकर के यौगिक का फॉर्मेशन किए, और उस यौगिक का नाम हुआ H2O यानी पानी। तो पानी का आप लोग बताएं कि अणु भार कितना होता है। जैसे मैं बोलूं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन कितने नंबर का एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर का, 1 नंबर का, और वहीं ऑक्सीजन 8 नंबर का एलिमेंट है। दोनों कंबाइन किया तो एक यौगिक बन गया, कंपाउंड बन गया H2O। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो यौगिक का फॉर्मेशन होता है क्या होता है, या यौगिक का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन क्या है कंपाउंड का, डिफिनीशन क्या है, या ये H2O ही क्यों बना। क्योंकि बहुत सारे ऑक्सीजन पार्टिकल थे, बहुत सारे हाइड्रोजन पार्टिकल थे, तो फिर जब कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म बना तो क्यों H2O ही बना, H3O क्यों नहीं बन गया, H4O6 क्यों नहीं बन गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग। जी, तो होता क्या है इसमें एक्चुअली कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो उसके लिए प्योर यौगिक के लिए, प्योर कंपाउंड के लिए एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट बहुत सारे नियम दिए हैं, तो उसमें पढ़ते हैं एक हम लोग डिफिनिट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। तो एक निश्चित
प्रोपोर्शन में ही कोई एलिमेंट मिलेगा दूसरे एलिमेंट से, तो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जी सर। जैसे अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही मिल जाए तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो O3 बन जाएगा, जिसको हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये है यौगिक। और इस H2O यौगिक में क्या हुआ कि अब जलीय जीव उत्पन्न होना शुरू हो गए। और वही जलीय जीव कभी कीड़े मकोड़े थे, कभी फिश बन गए, कभी मेढक बन गए, कभी कछुआ बन गए। और उन कछुओं में से कुछ जमीन पे आ गए। जैसे जानते हैं हम लोग कि पहले वो एक्वेटिक एनिमल हुआ करते थे, जलीय जीव हुआ करते थे। बाद में वही उभयचर बने। उभयचर कहने का मतलब एम्फीबियन, जो जमीन पे भी रह सकते थे और पानी में रह सकते थे। तो कुछ उभयचरों के नाम बताइए आप लोग, कुछ ऐसे। एक मेढक हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। अब इन उभयचरों में क्या हुआ कि उनकी प्रजातियां जो है जमीन पे भी रहने लगी और उनमें परिवर्तन होने लगा। तो हो सकता है कछुआ आगे चल के और बड़ा कछुआ बन जाए या दौड़ने लगे। हो सकता है कि घड़ियाल जमीन पे आ जाए। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें परिवर्तित होती रहीं। अब उन्हीं में से एक परिवर्तित रूप हुआ जो जानवर बना। और उन जानवरों में जो हम लोगों से रिलेटेड है वो जानवर था बंदर। तो बंदर ही आगे चल के मनुष्य बना, ऐसा कहा जाता है। ऐसा किसी ने देखा नहीं है, बट ये चीज़ें हम लोगों ने एज्यूम की हैं कि इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई होंगी, उसके रिजल्टेंट हम लोग हैं। तो ऐसी बातें चलती रहीं। और जब इंसान की खोपड़ी पहले बहुत बड़ा बड़ा होता था, है ना, बहुत विशाल होता था, लेकिन बाद में इसका साइज कम होते गया। लेकिन बंदरों के रूप में जब ये रहा होगा तो उसमें छोटा खोपड़ी वाला था। तो काल के दौरान, काल जो डिवीजन है उसमें जब हम लोग हिस्ट्री, प्योर हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है या मानव का पूर्वज क्या रहा है, उसमें वो सब भी बातें करेंगे हम लोग। लेकिन आज सिर्फ ये जान रहे हैं कि विश्व इतिहास में जो जरूरी बातें हैं उसके बारे में जानकारी लेना हम लोग। तो जब मानव बना, बंदर से परिवर्तित रूप हुआ, आदि मानव, उसके बाद इंसान बना, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर धरती पूरा फैला हुआ था, धरती तो विशाल है, सब लोग जानते हैं आप लोग। अब इस धरती पे वो कौन सा जगह है जहाँ पे पहली बार बंदर से जो परिवर्तित रूप हुआ होगा मानव का वो रहा होगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस होंगे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए ऐसा जब आप बोल रहे हैं कि बंदर से परिवर्तित मनुष्य में हुआ होगा, हाँ जी। तो एक बार तो नहीं हुआ होगा, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस जगह, तो इसमें इस जगह को कैसे फिक्स किया गया है? एक्चुअली हुआ क्या है, चींटी की तरह बुझते हुए परिवर्तित हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है कि बंदर जो हैं अलग अलग क्षेत्र में रहते होंगे, बट आप सभी जानते हैं कि एडॉप्टेशन जो है ना इंसानों का बहुत बड़ा वो है, कैरेक्टर है कि इंसान जो होता है अपने वातावरण के अनुसार ढल जाता है। पहले के लोग तो वैसे होता था, बहुत लंबे लंबे होते थे। वैसे सोचिए कि जब इंसान के पहले बंदर रहा होगा, बंदर से पहले वो जलीय जीव रहा होगा, तो जलीय जीव जब धरती पे आए होंगे तो सभी जगह उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसे नहीं रहे होंगे। नहीं, तो जहाँ जैसा क्लाइमेट मिला होगा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन उनका उनके अकॉर्डिंग हुआ होगा। तो फिर पूरे 7 महादेश में, 7 महादेश का नाम आप सबको याद है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। ये सभी सिक्वेंसली हैं। अगर कोई पूछे 5वें नंबर का तो अंटार्कटिका, 6ठे नंबर का यूरोप, 7वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे ही एक कोई ऐसा महादेश होगा जो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करता होगा उनके परिवर्तन को। तो कौन सा महादेश था जहाँ पे ये घटनाएं घटित हुई थी? तो अफ्रीका महादेश है ना। कितने नंबर का अफ्रीका महादेश है वो? 2 नंबर का, है ना। पोजीशन सभी का याद रखना है ना? तो अफ्रीका महादेश में एक जगह है, जो कंट्री है वो कंट्री यूथोपिया। ओके, तो यूथोपिया कंट्री में, अफ्रीका का देश है, वहीं पे मानव का सबसे पहला जो हड्डी है प्राप्त हुआ है। जैसे कार्बन डेटिंग आप लोग जानते हैं,
उसके द्वारा काल निर्धारित किया जाता है कि ये घटना कितने दिन पहले की है ना। तो अफ्रीका महादेश में एक कंट्री है, कौन सा, एक मेरे मित्र फ़ोन किए हैं, मित्र आ जाइए आप भी ऑनलाइन, हम लोग एक लाइव सेशन डिस्कस कर रहे हैं, आप भी शामिल हो जाएं, फिर हम लोग उसके बाद बात कर लेंगे अपनी। सुन रहे हैं मित्र? हाँ सर, हमको बोल रहे हैं। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं कि हम लोग का लाइव डिस्कशन चल रहा है, तो आप भी शामिल हो जाइए लाइव डिस्कशन में, और फिर उसके बाद जब जैसे सेशन ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग अपनी बातें कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई की, है ना। अभी हम लोग का डिस्कशन यहाँ तक पहुँचा है सर कि मानव का प्रादुर्भाव किस महादेश में हुआ था, किस कंट्री में हुआ था पहली बार, है ना। तो मैं डिस्कशन में बता रहा था कि अफ्रीका महादेश का एक कंट्री है इथियोपिया, जहाँ पे मानव का प्रादुर्भाव हुआ था पहले, है ना। अब इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि मानव जो है उसका एक साइंटिफिक नेम है ना। तो साइंटिफिक नेम क्या है मानव का, आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। होमो सैपियंस, यस। तो होमो सैपियंस मानव का साइंटिफिक नाम है। जैसे कि बहुत सारे साइंटिफिक नेम होते हैं, बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कितने सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं। हर चीज़ का होता है। अब बात करें हम लोग कि ये जो अफ्रीका में मानव या आदि मानव या आभि का जो मानव है इंसान, इसकी उत्पत्ति कितने साल पहले हुई, या वो कौन सा इलाका था जहाँ पे हुई थी। तो वहाँ पे एक है सवाना प्रदेश, घास का मैदान, है ना, सवाना प्रदेश है, और वहीं पे मानव की उत्पत्ति और उसके भोजन सर्च करने की जानकारी मिलती है कि मानव ने वहाँ पे भोजन की खोज में इधर उधर भटकते हुए उन लोगों को देखा गया था, है ना, वहीं पे। चूँकि उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से मानव विस्थापित होने लगा अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे आज हम लोग यहाँ हैं, यहाँ खाना उपलब्ध नहीं हो तो हम लोग खाने की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए या उसकी सर्च में इधर से उधर जाएंगे। अब आप लोग को ये बताना है कि इंसानों की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है खाने की खोज में, उस जीवन को, उस लाइफ स्टाइल को क्या कहते हैं? खाना बदोश, गुड। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं नोमैडिक लाइफ, है ना। आदिवासी लोग ऐसा करते थे। तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और ये कब की बात है? तो आज से 4000 साल पहले की बात है, 4000 वर्ष पूर्व की बात है, जब वहाँ से इंसान ने माइग्रेशन शुरू कर दिया, है ना, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि इंसानों के पास तो खाना का वो था, फिर इंसानों में क्या हुआ कि उन लोगों को लगा कि अब हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हम लोग आज जो खा रहे हैं, हम लोग की मानसिकता होती है कि आज जो खाएं इससे बेटर कल हम लोग कुछ खाएं। जैसे हम लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें तली हुई खाते हैं, फ्राई खाते हैं, है ना। पहले तो हम लोग नहीं खाते होंगे ऐसा तला हुआ। तो टेस्ट कैसे बढ़े इस बात के लिए हम लोग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। ऐसी घटना एक होती है कि आदिमानव जा रहे थे कहीं पे, मौसम जो था बहुत गर्मी वाला था, और इस बीच क्या होता है, उनको कुछ आभास हुआ जैसे कि हम लोग को इसमें जलाया जा रहा है। उन लोगों ने देखा आसपास, तो देखा कि कहीं पे जंगल में आग लगा हुआ। उन लोगों को तो आग का तो आइडिया था नहीं कि आग क्या होता है। उन लोगों को लगा कि आसपास में कुछ चीज़ें हैं जो अजीब तरह से व्यवहार कर रही हैं, उनमें से कुछ लपाटें निकल रही हैं, ऐसा उन लोगों ने देखा। फिर अपने शरीर को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर दिए। वो वहाँ जितना दूर तक जंगल था सारा जल गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इंसानों को, उस आदिमानव को, उन आदिमानवों को नहीं समझ में आया कि ये क्या था। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे ही हुआ। अब इस दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों ने ये देख लिया कि पहले हवाएं तेज़ चल रही थी, हवाएं तेज़ चली और उसमें पेड़ों का जो है टकराना शुरू हुआ,
और पेड़ के आसपास बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे और उन पत्थरों के टकराने से कुछ चिंगारी टाइप का निकला और वही वजह रहा उस पूरे जंगल को जलाने का, आग की लपटों का। इस तरह से इंसान जो है अपने विवेक का प्रयोग करके ये जान लिया कि हाँ, एक ऐसा चीज़ है जो ऊष्मा उत्पादित करता है और इस तरह से आग का खोज हुआ। मित्र आप हैं या कट गए? कट गया फोन से, मित्र का फोन कट गया है। तो ये है सर कि अभी हम लोग देख रहे थे कि आग का आविष्कार कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या इतिहास रही है ये चीज़। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं उन चीज़ों पे जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को स्किप करके चलूँगा क्योंकि वो चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं इतिहास में, है ना। तो मेन जो बातें हैं ये याद रखना है कि इंसानों का प्रव्रजन शुरू हुआ यहाँ से वहाँ, यानी माइग्रेशन शुरू हुआ एक जगह से दूसरी जगह। तो इन इंसानों ने अलग अलग जगहों पे जा कर के कैसे अलग अलग सभ्यताओं की खोज की, अलग अलग सभ्यताओं की स्थापना की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अफ्रीका महादेश में एक जगह है मिस्र, इजिप्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं उसको, इजिप्ट। वहीं पे है एक स्वेज नहर, आप लोगों ने सुना होगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। गुड। साल क्या थी वो, कौन सा वर्ष था? 1869। गुड, 1869। सर को जगह दे प्लीज। सर मैं कोई लोरी नहीं सुना रहा हूँ, भजन नहीं कर रहा हूँ। आप पहले सीधे बैठे, ठीक है ना, स्ट्रेट बैठे सर। अब हम लोग का कंकाल तंत्र जो है ये मेरुरज्जु, आप ये बताएं सर कि आपके मेरुरज्जु में कितनी हड्डियां हैं? हाउ मेनी बोन्स इन योर रिब केज? 108। नो, टोटल ना है, इट इज टोटल तो आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं। जैसे कि हम लोग का ये रिबकेज है, इसमें हड्डियां हैं ऐसे, इस हार्ट को, इस लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। वैसे ये मेरुरज्जु पीछे जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कितनी हड्डियां हैं? ये सारी चीज़ें नहीं, ये चीज़ें हम लोग को जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, है ना। अभी इतना जान लीजिए 33 पेयर्स इधर होते हैं, है ना, इधर होते हैं, तो ये सभी प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। और अगर हम लोग का ये बैक स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता तो हम लोग शायद ऐसे मूव नहीं कर पाते, है ना। गुठरी के फॉर्म में ये होती है हमारे शरीर में। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग बता दें मुझे, हाउ मेनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? हमारे बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं? हम लोग कुछ ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, जो चीज़ें जुबान पे आ जाए उसको बात कर लेते हैं। कितने बोन्स हैं? 206। और कितने मसल्स हैं? 639, 639। तो हमारे शरीर में मसल्स की संख्या कितनी है? 639। और बोन्स की संख्या 300 नहीं, 206। अच्छा, आप लोग इस बात पे गौर किए होंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप अच्छा डांसर बनना चाहते हैं, अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं, तो बचपन से ट्राई करें? क्योंकि शुरुआत में जो शरीर का होता है लचीला होता है। क्यों लचीला होता है? इसके पीछे का रीजन जानना है हम लोग को। उसके पीछे क्योंकि उसमें हड्डी की संख्या ज़्यादा रहती है। गुड। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसमें लगभग 300+ हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हड्डियों का कनेक्शन होते जाता है, हड्डियाँ जुटती जाती हैं। तो शुरुआत में क्या होगा कि अगर बच्चा ट्राई करेगा तो उसकी हड्डियाँ नहीं जुटेंगी, तो उसके शरीर में क्या लगेगा? फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यानी लचीलापन रहेगा। इसलिए अच्छे डांसर के लिए बच्चे से ट्राई करना चाहिए, है ना, या अच्छा एथलीट बनने के लिए। अब मैं बात करूँगा कि बात हुई है हड्डियों की, तो हड्डियाँ जुटती जाती हैं, इट मीन्स कि हड्डियों के बीच में कुछ कनेक्शन हो जाता है, तो कुछ तो होगा जो कनेक्शन को स्थापित करता होगा। उस कनेक्शन का नाम क्या है? कौन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? आप लोगों ने शायद सुना होगा लिगामेंट और टेंडन का नाम, है ना सर। तो लिगामेंट क्या करता है और टेंडन क्या करता है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग।
आप लोग सुनते होंगे कि कोई बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसका लिगामेंट ही टूट गया है। इट मीन्स कि हड्डियों के बीच का जो जॉइंट था ख़त्म हो गया है, हड्डियाँ जुटने में काफ़ी समय लग जाएंगे, है ना। यानी हड्डियों को आपस में जोड़ता है कौन? लिगामेंट, है ना। वहीं मैंने बोला था कि हमारे शरीर में हड्डियाँ भी हैं और मांसपेशियाँ भी हैं। इट मीन्स कि वी हैव द मसल्स एंड बोन्स टू इन आवर बॉडी, सो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द बोन्स एंड मसल्स। तो वो है टेंडन। टेंडन जो है हमारे मसल्स को हमारे बोन्स से जोड़ के रखता है। दोनों याद रहेगा, मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन, और बोन को बोन से जोड़ के लगता है लिगामेंट। लिगामेंट। याद कैसे रहेगा? बीबीएल, बीबीएल, बोन बोन लिगामेंट, बीबीएल, या बिट्टू बोल दीजिए, किसी बच्चे का नाम है बिट्टू, बी 2 बार तो B2 एल। वैसे ही टेंडन जो है वो क्या हो जाएगा? MBT। मोबाइल में डेटा ख़त्म हो गया तो MB ख़त्म हो गया, MBT। टाइम कैसे पास होगा? तो MBT। मसल को बोन से जोड़ के रखता है टेंडन। चलिए सर वापस आते हैं हम लोग, और बातें हो रही थी हम लोग की शरीर की, तो उससे वापस आते हैं। फिर से हम लोग मिस्र चलते हैं, इजिप्ट चलते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और उसी वर्ष स्वेज नहर को खोला गया था पब्लिक के लिए, ठीक है, वहाँ आवाजाही के लिए। तो स्वेज नहर बन के तैयार हुआ, काफ़ी समय लगा, उसके बाद खुल गया। तो 1869 में ही खुला था, है ना, याद रखेंगे हम लोग महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी के जन्म से 400 साल पहले एक व्यक्ति का जन्म होता है। उस व्यक्ति का नाम था गुरु नानक देव। कौन थे गुरु नानक देव? दूसरे सिख नहीं, फर्स्ट सिख, है ना। सिख संप्रदाय के स्थापनकर्ता जो थे वो थे गुरु नानक देव। तलवंडी में जन्म होता है ना। तलवंडी में जन्म होता है, सही बात है। तो उनका जन्म होता है, समझ लीजिए, तलवंडी गुजरात में है। नहीं, अब सोच लीजिए उस समय जन्म होता है उनका 400 साल पहले। वापस आते हैं तो मिस्र की सभ्यता सबसे पहले जो है इतिहास में, विश्व इतिहास में बात करें तो वहाँ से लोगों ने कहीं कहीं माइग्रेट करना शुरू किया। तो लोग कहाँ पहुँचते हैं? मिस्र, पास में ही है। सोचिए यूथोपिया कहाँ है? बीच में, यहाँ जो युगांडा है उसके आसपास है यूथोपिया, और वहाँ से लोग पहुँचेंगे मिस्र, तो आसपास का ही तो इलाका है ना, क्योंकि है तो दोनों अफ्रीका महादेश में ही, है ना। वहाँ लोग पहुँचे और वहाँ पे मिस्र की सभ्यता की स्थापना कर दी। बाबू खुश रहा बाबू, बनी रूम पे है। इसी बात के थे विश्व इतिहास। चलिए सब कुछ जान लिए, ये बहुत अच्छा कुछ जाना सर। तो हम पटना नहीं थी, तो हम लोग बात कर रहे थे मिस्र की सभ्यता की। और मिस्र की सभ्यता आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले की बात है। सोचिए कि कितनी पुरानी बातें हैं ये। सबसे पहले मानव पहुंचते हैं मिस्र और वहाँ पे एक वंश की स्थापना करते हैं, और इस वंश में जो प्रथम शासक होते हैं वो होते हैं मेनिस। तो आप सबको याद रखना है कि मिस्र में प्रथम जो वंश था उस वंश के प्रथम शासक कौन थे, और इन्होंने ही मिस्र की सभ्यता की स्थापना की होगी। उनका नाम था मेनिस। वहीं विश्व की प्रथम महिला शासक की बात करें तो वो है रानी हटशेपसुट। तो मिस्र में ही एक महिला शासिका बनती है, उनका नाम होता है रानी हटशेपसुट। अगर भारत के संदर्भ में बात करें हम लोग तो भारत में पहली महिला शासिका जो थी वो थी, यस आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप लोग ही बता दें, आप लोग सामने बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करें। यस, किसकी बेटी?
हाँ हाँ, किसकी बेटी? साफ साफ बताएं आप लोग। इल्तुतमिश की। यस, इल्तुतमिश की बेटी बेटी थी वो, है ना? नाम क्या था? यस सर, आप बताएं। हाँ, रजिया सुल्तान। यस, रजिया सुल्तान। तो सर ने सही बताया है। रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला शासिका। और विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे पहली महिला शासिका अभी मैंने बताया है रानी हटशेटपुट। नाम काफ़ी अजीब है, शायद आप लोग भूल भी जाए, बट मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि देखिए रानी है हटशेटपुट। ऐसा कोई नाम होता है क्या? नहीं होता है ना? यस। अब ये जो मिस्र की सभ्यता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी सभ्यता फलीभूत होती है तो वो किसी नदी के किनारे फलीभूत होती है, यानी वहाँ से आसानी से जो मानव होते हैं अपने फसल उपज के लिए सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं पानी से। दूसरा ये कि माल ढोना हो या वस्तुओं को कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए ले जाना हो तो पानी के रास्ते ले जाना आसान होता है। तो वैसे ही मिस्र में जो नदी थी वो है नील नदी, इसलिए मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। और इस बात का जिक्र किया था सबसे पहले हेरोडोटस साहब ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेरोडोटस को हम लोग मानते हैं इतिहास के पिता, यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस एंड ही वाज फ्रॉम जर्मनी। इट वाज द एरा व्हेन द टाइम आई थिंक 384 ईसा पूर्व की बात है, जब हेरोडोटस साहब ने पहली बार इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया। और उन्होंने ही कहा कि ये जो मिस्र है, मिस्र में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं ये सभी देन है नील नदी की। यहीं पे एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम था ठुटमोज। तो ठुटमोज को हम लोग कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वही कार्य किया था जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था फ्रांस के लिए। तो मिस्र की जो नेपोलियन कहलाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है ठुटमोज तृतीय। तो ठुटमुट थर्ड को हम लोग कहते हैं कि ये मिस्र के नेपोलियन है। और ये इस मध्यकालीन राज्य था, उसके एक प्रतापी शासक हुआ करते थे, उसके प्रतापी राजा थे। अब यहाँ पे है एक गीजा का मीनार। तो गीजा जो स्थित है विश्व प्रसिद्ध पिरामिड में, और इसके जो निर्माता हैं वो हैं यहाँ के फराओ चिपोस्प। तो फराओ चिपोस्प जो है ये इस गीजा के मीनार के निर्माता रहे हैं। और ये जो बात है 2589 ईसा पूर्व से 2566 ईसा पूर्व पहले की, और उन्होंने ही इस गीजा के मीनार का निर्माण करवाया था। तो चूंकि ये घटनाएं बहुत पुरानी हैं, कहाँ वंश की शुरुआत या मिस्र की सभ्यता या मिस्र साम्राज्य की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में होती है, और उसके 500 साल बाद ये गीजा का मीनार बनता है जिसके निर्माता थे फराओ चियोप्स खुफू। इनको खुफू के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी पिरामिड बनाए गए हैं, जो भी पिरामिड हैं, तो ये सभी नील नदी के किनारे बनाए गए हैं। और इनको हम लोग एक नगर के नाम से भी विख्यात है, इसको कहते हैं नेनफिस नगर। तो अगर इतिहास में ये क्वेश्चन रहे आपके एग्जाम्स में कि नेनफिस नगर किससे संदर्भित है, यानी नेनफिस नगर किसको संदर्भित करता है, तो यह है पिरामिडों का स्थान, पिरामिडों का समूह जो कहाँ है, यस, नील नदी के किनारे अवस्थित है।
यहीं पे एक प्रसिद्ध गीज ऑफ मीडियम है, गीज ऑफ मीडियम, और इसकी दीवारें जो हैं सफ़ेद और काले रंग की हैं। तो इन पिरामिडों में कुछ पिरामिडें ऐसी हैं जिसकी दीवारें सफ़ेद और काले रंग की है, और इनको गीज ऑफ मीडियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्राचीन मिस्र का प्रधान देवता हुआ करते थे सूर्य देवता, यानी इनको सन गॉड के नाम से भी जानते थे। तो इनको रा भी कहते हैं। जैसे हम भारतीय सभ्यता की बात करें, भारतीय लैंग्वेज में बात करें, तो यहाँ हम लोग सन गॉड यानी सूर्य देवता कहते हैं, और वहाँ की भाषा में इनको रॉब कहते हैं। रॉब वही याद कर सकते हैं जैसे RAW, जैसे यहाँ की एजेंसी है उसको याद कर सकते हैं। मिस्र के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो तीन वर्गों में बटा हुआ है: पिरामिड युग, समंत शाही युग और नवीन युग। जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करें हम लोग, तो कैसे हम लोग मेडाइवल, मॉडर्न और प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसा ही यहाँ की बात है। अब मिस्र सभ्यता के समय विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए मिस्र के जो राजनीतिक इतिहासकार हैं उन लोगों ने इनको 3 पार्ट में बांट दिया। जैसे पहला बात करें हम लोग तो पिरामिड युग की बात करें, 3400 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। हम लोग अपने यहाँ भारत में बात करते हैं सैंधव सभ्यता की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, 1750 ईसा पूर्व के आसपास। तो उससे भी पहले का इतिहास रहा है मिस्र की सभ्यता का, क्योंकि इसका समय काल क्या है, 3400 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, यानी सैन्य सभ्यता से पहले की बातें हैं ये। वहीं जो दूसरा समंत शाही युग है उसको मानते हैं हम लोग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2800 ईसा पूर्व तक। और वहीं तीसरा युग की बात करें तो 1580 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व तक। तो तीनों युग का जो डिवीज़न है वो अलग अलग कालखंडों में हुआ है। और इसको अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवीन युग जो है 1580 से लेकर के 1150, वहीं भारत में इस समय चल रहा होता है वैदिक काल, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद शुरू होता है हम लोग के यहाँ उत्तर वैदिक काल। जो दूसरा काल चल रहा है समंतवादी, वो समंत शाही या समंतवादी युग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, और इस समय भारत में चल रहा था सैंधव सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडिया को इसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग समन्वय बैठा पाएंगे इस और इस घटना के विषय में के बाद बीच में। यहाँ पिरामिड काल जब था तो यहाँ प्रथम शासक हुए मेनिस, तो मेनिस प्रथम शासक थे। वहीं भारत में बात करें तो यहाँ हम लोग शासकों के बारे में नहीं पढ़ते हैं जब चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहीं जब हम लोग आते हैं बाद में तो देखते हैं कि कैसे अलग अलग कालखंडों में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई हैं। तो यहाँ का याद रखेंगे हम लोग मेनिस का नाम, और इसी के समय मिस्र के वास्तविक राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हुआ, यानी इसी समय शुरुआत होती है मिस्र की सभ्यता की। वहीं 2500 ईसा पूर्व तक जो है फराओ की शक्ति का ह्रास हो गया। अब चूँकि वो फराओ जो राजा थे जिन्होंने ये गीजा का मीनार बनवाया था, इनका शासनकाल की जो है अंत हो जाती है लगभग 2500 ईसा पूर्व आते आते। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश हुआ, जिसे हम लोग समंत शाही काल भी कहते हैं। तो भारत में यहाँ शुरुआत होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहीं शुरुआत होता है वहाँ पे जिसका नाम है क्या, पिरामिड युग। तो सैंधव सभ्यता के पैरेलली वहाँ चल रहा होता है समंत शाही युग, और उसके बाद यहाँ चलेगा हम लोग का नवीन साम्राज्य, जब अपने यहाँ वैदिक काल चलेगा। पिरामिड युग की महत्वपूर्ण जो
उपलब्धि है उसमें पिरामिड का निर्माण है, जिसका निर्माण कराया था फराओं ने। और इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मृत्यु के उपरांत जो दफनाए जाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। यानी व्यक्ति खुद की मृत्यु सैया पे जाने के पहले अपने मृत्यु सैया को तैयार करे। उनमें शामिल थे ये राजा फराजाओ। तो राजा फराओ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मृत्यु सैया की जो बिस्तर है वो पहले उन्होंने तैयार करवा लिया था। मिस्र के इतिहास में सामंत शाही युग जो 2,500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई जो हर दृष्टि से पिरामिड काल की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। अब पिरामिड काल जैसे चला उसके बाद इसका अंत हो गया 2500 ईसा पूर्व में। फिर यहाँ पे सामंत शाही युग की शुरुआत होती है और इस समय हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस काल में नवीन साम्राज्य को भी शामिल किया गया। सामंत शाही युग के मिस्र के उत्तर से, तो सामंत शाही युग में जो क्षेत्र इसके अंदर था उसमें मिस्र के उत्तर से हिक्सास जाति ने आक्रमण करके मिस्र को पराधीन बना लिया था। तो हिक्सास एक जाति थी जिसने मिस्र पे आक्रमण कर दिया और मिस्र को अपने अधीन कर लिया। यूटुमस प्रथम इस काल में हुआ करते थे जिनका काल था 1545 ईसा पूर्व से लेकर के 1524 ईसा पूर्व, और वो इस समय के महान विजेता थे। और यहाँ पे महारानी का जिक्र होता है कि महारानी हुआ करती थी हस्तिपुर। तो हस्तिपुर महारानी थी जो 1501 ईसा पूर्व से 1479 ईसा पूर्व तक रही थी और ये प्रथम महिला शासिका थी इस समय नवीन साम्राज्य में। यानी नवीन युग में जो शासक थे वो थे यूटुमस प्रथम, और वहीं महिला जो शासिका थी वो थी हस्तिपुर। महारानी को मंदिरों के निर्माण तथा व्यापार में अधिक रुचि थी। तो महारानी ने यहाँ समाज कल्याण की बात की और उन्होंने मंदिर निर्माण तथा जो भी ट्रेडिंग का कार्य था उसको इन्होंने संपादित करवाया। उसने कर्नक में एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महारानी ने यहाँ जो जगह है कर्नक, वहाँ पे एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे दजला फरात घाटी के पूर्वी भाग की सभ्यता, जिसको हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से भी जानते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो सभ्यता शुरू होती है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया की बात करें तो ये नगर 2 नदियों दजला और फरात नदियों के किनारे बसा हुआ था। दोनों नदियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दजला और फरात, जिनका स्रोत एशिया माइनर में स्थित पर्वत है तथा जो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई फरात की खाड़ी में गिरती है के बीच घाटी जो स्थित है उस पे हम लोग इसको देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो याद रखना है दजला और फरात नदियाँ और एशिया माइनर में जो स्थित पर्वत है वहाँ और दक्षिण पूर्व एशिया में ये जो दिशा में बहती हुई नदियाँ मिलती हैं फरात की खाड़ी में, वहाँ पे फलीभूत हुई थी। इस घाटी के उत्तर में काला सागर एवं कैस्पियन सागर है। तो दजला और फरात यानी मेसोपोटामिया सभ्यता की जो बात है, इसके उत्तर में काला सागर है और कैस्पियन सागर है। उत्तरी हिस्सा जिधर हम लोग देखते हैं कजाकिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी के पार हिंद महासागर है। तो जब हम लोग जाते हैं नीचे साइड में अंटार्कटिका साइड, तो इधर हम लोग देखते हैं हिंद महासागर। इसके दक्षिण पूर्व में एक अरब भूखंड है
जो पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो इसका एरिया कहाँ है और उसके आसपास कौन से इलाके हैं, ये सारी बातें हम लोग याद रख सकते हैं। आधुनिक समय में बात करें तो यहाँ पे इस घाटी के एक ओर सीरिया और अरब सागर के मध्य मरुधुन जो बात है वो आर्मीनिया की उच्च भूमि भी है। इस प्रदेश को बाइबल पुरवाड़ यानी ओल्ड टेस्टोमेंट के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग कहते हैं गार्डन ऑफ ईडन। तो गार्डन ऑफ ईडन भी इसको कहते हैं हम लोग। वहीं अगर हम बात करें सुमेरियन सभ्यता की, तो सुमेरियन सभ्यता का काल 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व तक रहा है। तो 350 ईसा पूर्व से लेकर के 2340 ईसा पूर्व तक रहा है सुमेरियन सभ्यता। और यहाँ पे सुमेरियन जाति के मानव इस घाटी में नवीन पाषाण युग में जिस समय प्रविष्ट हुए उनको कृषि का ज्ञान हो चुका था। यानी इस समय आप देखें तो कृषि का ज्ञान इन मानवों को हो चुका था जो सुमेरिया में प्रवेश किए थे। इन लोगों का जीवन धर्म से निर्देशित होता था। यानी जीवन जो है धर्म से निर्देशित होता था। यानी डायरेक्शन इनको मिलता था धर्म से। प्रत्येक शहर में एक मंदिर और एक मंदिर का एक पुरोहित होता था। तो सबसे पहले कि एक प्रीस्ट होते थे जो कि इन शहरों में अलग अलग रहते थे। पुरोहित ही शासन व्यवस्था का मुखिया होता था। तो पुरोहित यानी जो प्राइस्ट होते थे वही इस समुदाय के कर्ता धर्ता होते थे, मुखिया होते थे। यहाँ के लोग पुरोहित की आज्ञा का पालन करते थे तथा उसे भगवान का प्रतिनिधि समझते थे। जो लोग भी यहाँ जनता रहती थी वे सभी इस प्रतिनिधि को जनता का भेजा हुआ दूत मानते थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग बेबीलोनियन सभ्यता यानी बेबीलोन की सभ्यता। इस जाति के शासकों ने बेबीलोन नगर का निर्माण किया जो आधुनिक समय में काशगढ़ के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इन लोगों ने जो चीज़ें स्थापित की वो थी यहाँ पे काशगढ़ के मैदान में व्यवस्थापित ये सभ्यता। इन्हें बाबल लोग भी कहा जाता है। तो यहाँ की जो सभ्यता में लोग थे उन लोगों को हम लोग बाबल लोग भी कहते हैं। बेबीलोन की सभ्यता में शासकों ने जो अहम भूमिका निभाई उनमें हम्मुराबी जो 1810 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था, उसके शक्तिशाली और योग्य होने की बात जाहिर होती है। तो सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक था हम्मुराबी जो 1810 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक जीवन काल रहा। वहीं वह संपूर्ण मेसोपोटामिया को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो उसने मेसोपोटामिया को जीत लिया था। यानी जो दजला फरात के किनारे बसी हुई सभ्यता थी उसको भी इसने जीत लिया था। और इसके बाद देख रहे हैं हम लोग असीरियन सभ्यता। चूँकि बेबीलोन नगर के उत्तर में 200 मील दूर तक आसूर नगर यानी कैसा शासक? आसूर यानी रावण का खानदान है ना। आसूर नगर में असीरियन जाति के मानव उस समय शासन कर रहे थे जबकि बेबीलोनियन सभ्यता उन्नति की पराकाष्ठा पर थी। और यहाँ पे बेबीलोनियन सभ्यता जो है उन्नति यानी बहुत ग्रोथ हो चुकी थी इस समय सभ्यता की। अरिसियन जाति के प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे युद्धप्रिय हुआ करते थे। इनको युद्ध से काफ़ी लगाव होता था। धर्म का इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो धर्म को भी ये लोग मानते थे। असीरियन बहुदेव पूजक थे और सूर्य इनके प्रमुख देवता थे। ईस्टर देवी की भी असीरियन समाज में पूजा की जाती थी। इन लोगों ने असीरियन देवी की भी पूजा करनी शुरू कर दी थी। यानी इन लोगों की इष्ट देवी जो थी वो थी असीरियन देवी हुआ करती थी इनकी इष्ट देवी।
ओहो। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग हिट्टी सभ्यता 1300 ईसा पूर्व। अब यहाँ अपने भारत में बात करें तो यहाँ पे चल रहा है क्या, वैदिक काल। ईसा से लगभग 1300 ईसा पूर्व हिट्टी सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर थी। तो ईसा से ईसा मसीह का सभी आप लोग नाम जानते हैं। तो ईसा मसीह से भी 1300 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। असीरियन वासियों ने भवनों को सजाने तथा मेहराबदार द्वार बनाने की कला सीखी। अब यहाँ जो असीरियन वासी थे उन लोगों ने यहाँ से सीखा कि कैसे भवनों को सजाया जाए, कैसे भवन निर्माण कराया जाए ताकि इसमें रहना असरदार हो, रहना अच्छा लगे। और यहाँ हिटी जाति के लोग प्रजनन शक्ति के उपासक थे। प्रजनन शक्ति यानी रिप्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट अपने सुरक्षित रहें, इसके लिए उन लोगों ने उपासक की भूमिका निभाई। प्राचीन सभ्यता में प्रमुख योगदान जो है लोहे का रहा है। तो यहाँ पे लोहे का प्रयोग इन लोगों ने सीख लिया था, जिनको कालांतर में सभी सभ्यताओं ने अपनाया। बाद में भारत में हम लोग देखेंगे कि कैसे लोहे की खोज और तांबे की खोज ने मानव के जीवन को आसान कर दिया। इसके बाद देख रहे हैं अर्मीनियन सभ्यता। अर्मीनियन वासी भी सेमेटिक जाति के मानव थे। तो अर्मीनियन वासी जो थे सेमेटिक जाति के थे। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व जो है सभ्यता में 3 प्रमुख राज्य थे। उसमें हामद, जोवा और दमस्क आप लोग सुनेंगे जब ईरान, इराक आदि क्षेत्रों में, तो दमस्क, जोवा और हामद क्षेत्र थे। अर्मीनिया वासी कुशल व्यापारी थे। ये लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे थे। ये लोग मेसोपोटामिया, फिनेसिया तथा मिस्र से व्यापार करते थे। इन लोग का संबंध जो है मेसोपोटामिया, फिनेसिया और मिस्र से था। लेखन के क्षेत्र में अर्मीनिया वासियों ने टंकाकार लिपि एवं बीजाक्षर कला के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया। इन लोगों ने अब यहाँ क्या किया कि चीज़ें जो हैं व्यवस्थित रूप में हैं, इसके लिए उन्होंने लेखन का कार्य भी शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे एक शब्द आएगा अरमाइक, यानी अर्मिक लिपि को कई शताब्दियों तक अंतर्राष्ट्रीय लिपि का गौरव प्राप्त रहा। इन लोगों की जो अरमाइक लिपि है वो काफ़ी समय तक चलन में रही। और अशोक की जो लेख है उसमें आप लोग कभी सुनेंगे कि एक अरमाइक लिपि में भी है। इसके बाद देख रहे हैं फारस की सभ्यता। 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। और फारस सभ्यता की जाति के जो व्यक्ति यूरोपियन देशों में रहते थे उनको यूरोपियन कहा गया, एवं फारस में तथा भारत में बसने वालों को इंडो कहा गया। तो फारस जाति के लोग जो माइग्रेट किए, जो चले गए यूरोपियन क्षेत्रों में, उनको यूरोपियन कहा गया। और जो इंडिया और फारस में आ गए उनको इंडो कहा गया। एशिया में प्रवेश करने के उपरांत इस जाति के मानव 2 भागों में विभक्त हुए। जब एशिया में आए तो उन लोगों ने 2 पार्ट चूज किया। एक पार्ट में इनको मिडीज कहा गया और दूसरे पार्ट में पर्शियन कहा गया। तो 2 पार्ट हुए, एक मिडीज और दूसरा पर्शियन। ये लोग अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तथा वायु की पूजा करते थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग फिनिशियन सभ्यता। फिनिशियन जो है तटवर्ती क्षेत्र के निवासी मुख्यतः व्यापारी थे और व्यापार से ये लोग जीविकोपार्जन करते थे। इस क्षेत्र की भूमि की जो कृषि के लिए उपलब्धता थी वो काफ़ी उपयुक्त थी और इन लोगों ने उसको इस काबिल बना लिया था। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं उसको अपने काबिल बना लेना आपके बस में होता है। चीज़ें आसान नहीं होती हैं,
बट समझना पड़ता है कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। तो पहले तो बंजर क्षेत्र रहा होगा, बट उसको फर्टिलिटी को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएं, ये लोगों ने सीख लिया था। इसके बाद देखेंगे हम लोग चीन की सभ्यता। बट मुझे लगता है कि आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि 55 मिनट 27 सेकेंड हो चुका है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। कल से देखेंगे हम लोग चीन की सभ्यता को।